आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है उसको आप समझिए। आज बेसिक क्लास का लास्ट क्लास। अभी तक जो भी बातें आप पढ़ रहे थे वह सब बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये बात सभी साइंस के लोगों को जानना चाहिए और इसीलिए इस सभी बातों को काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा था। आज शायद लेक्चर नंबर 26 होगा, आपका 25 होगा, यानी ये 25 क्लास का जो बेसिक लेक्चर आपका हुआ है ये आपके लिए खासा मायने रखता है आगे के सिलेबस के लिए। और यदि आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आगे आपको परेशानी होगी। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस समय समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे जब तब आपको ना ये धोखा देता रहेगा यदि आपका पीछे का बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो इसीलिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह होगा कि आप अपना बेसिक सही कर लें, क्लियर कर लें। जो लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लाइव ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिए, तरीका कल बतला दिया गया था। फिर भी दिक्कत हो तो आप ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास को हम लास्ट करेंगे, बेसिक है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कीजिए। एक्चुअल में अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आपको पता है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और पिछला 4-5 दिन से या 6 दिन से लगातार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही चल रहा है। हम सीखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 तरह का होता है: कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यदि आप रेगुलर हैं तो। आज हम लोग लास्ट समझेंगे, लास्ट जो है कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, तीसरा पार्ट है ये। लिखिए हेडिंग, तैयार हैं सब लोग? लिखेंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक है। जो लोग क्लास छोड़े हैं वो छोड़िए, लेकिन अब कल से रेगुलर रहिएगा। पीरियडिक टेबल शुरू होगा और वहाँ से आपको एक एक बात समझ में आएगा। बस हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बहुत यदि आता होगा पहले से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी आता होगा तो हम कोशिश करेंगे समझा देने का। लिखिए, अच्छा तुमको ये याद है कि हर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लिखे उस सब में किसी न किसी का रूल आया था। कक्षा में किसका रूल आया था? बोर ब्यूरी का सिद्धांत। उपकक्षा में किसका आया? अवाव प्रिंसिपल। आज जब हम कक्षक में सीखेंगे तो यहाँ पर 2 नियम के साथ चलना पड़ता है। एक हुंड का नियम, साइंटिस्ट का नाम है, और एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ये 2 आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिखेंगे नीचे एरो देके, हुंड के नियम, फॉरेनर साइंटिस्ट है, नाम थोड़ा अटपटा मिलेगा आपको, ये सब नाम आप ध्यान में रखिएगा, तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, हुंड के नियम तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार अलग अलग कक्षक में अलग अलग कक्षक में
इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब देखो हम लोग अलग अलग कक्षक में सजाएंगे। किस में सजाएंगे सो सुनो फिर से। कक्षक याद है, एस में एक कक्षक होता था, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। उसमें सजाना सीखेंगे। तो किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार और पॉली के नियम के अनुसार। हुंड का नियम और पॉली का नियम एक एक करके पढ़ लेंगे, फिर अपने आप हमको ये सब बात समझ में आ जाएगा। और एकदम आसान है, कुछ नहीं है। यदि हमको इसको सिर्फ खत्म करना हो ना तो हम 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन फिर तुम नियम समझ नहीं पाओगे। नियम क्या कहता है इसको समझिए। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, हुंड का नियम। और ये नियम सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हैं। और पॉली का वर्जन सिद्धांत वो लोग समझ सकते हैं जो पूरा क्वांटम नंबर पढ़े हैं। इसीलिए जिनका क्लास छूटा हुआ है और यदि समझ में ना आए तो अपने आप को दोषी मत ठहराना या हमको दोषी मत ठहराना। आप वेट कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे समान ऊर्जा वाले कक्षक में समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है। समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है ताकि उसके चक्रीय गुणक का मान अधिकतम हो। बात लिख लिया? बस यही है हुंड का नियम। और अब तुमको हम समझाते हैं कि ये तुम पहले पढ़ चुके हो। तुमको याद है चक्रीय गुणक बराबर होता था 2s+1। ये याद आया तुमको? जहाँ पर s होता था कुल चक्रण, ऊपर वाले के लिए +½ लेते थे, नीचे वाले के लिए -½ लेते थे। और +½ -½ सबको जोड़ देते थे, जितना आता था वही s होता था। फिर 2s+1 करके निकाल लेते थे चक्रीय गुणक। याद है आपको? निकालिए स्पिन क्वांटम नंबर, पीछे पेज पलटिए। अब जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, वो लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पीछे वाला लेक्चर देखिए स्पिन क्वांटम नंबर में, और जो लोग पढ़े हैं कॉपी निकाल के देखिए। देखिए चक्रीय क्वांटम संख्या में दूसरा पॉइंट देखिए तो लिखा हुआ है, यह चक्रीय गुणक को बतलाता है। वहाँ पर एगो टेबल तुम बनाए होगे। अरे चौथा क्वांटम नंबर नहीं मिला क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ठीक पहले देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं कक्षक। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल चक्रण, और इधर लिखते हैं चक्रीय गुणक। इस बात से तुमको ये सब बात समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता था 2s+1। अब लिखना मत, सिर्फ तुम देखो। जो लोग नए हैं वो भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डी में कुल डब्बा कितना होता है पता है तुमको? 5 ना होता है रे। मान लो हमको D4 का इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो D4 का इलेक्ट्रॉन तुमको इस तरह से सजाना है। हुंड ये कहता है कि D में 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास,
तो डी में आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सजाइए, कक्षक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से सजाइए ताकि उसके चक्रीय गुणक का मान अधिक से अधिक हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि आप चारों का चारों ऊपर ले लिए तो कुल चक्रण जिसको हम एस कहते हैं ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, चूँकि ऊपर वाले के लिए प्लस हाफ लेते थे तो ये वैल्यू कितना होगा +2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 + 1 बराबर 5। अच्छा, यदि कोई D4 को ऐसे ले लिया तब तो ये हो जाएगा 0, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ कट के क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 गुना 0 + 1 बराबर 1। अब बताइए हुंड के नियम के अनुसार क्या ये लिखना गलत होगा या सही? गलत होगा। क्योंकि इसलिए ये गलत होगा क्योंकि इससे अधिक कुल चक्रीय गुणक का मान इसमें ना रहा है। क्या इसी D4 को हम ऐसा सजा सकते हैं? ऐसा सजा सकते हैं? ऐसा भी नहीं सजा सकते। प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ 1, ये आएगा +1 और मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 1 + 1 बराबर 3। तो सबसे अधिक मान तुमको कब आया? जब तुम सबको ऊपर की दिशा में डाला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे सजा सकते हैं क्या? D4 को ऐसे सजा सकते हैं, देखो 2 को इसी में दिखा देते हैं, दोनों का दोनों ऊपर। ऐसा दिखा सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं दिखा सकते? यदि सबका सब ऊपर है तो इसके लिए कुल चक्रीय गुणक 2 होगा, चूँकि सब के लिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 + 1 बराबर 5। और इस केस में भी कितना आ गया? 5। अब हम ऐसे सजाएं या ऐसे सजाएं? नीचे वाला क्यों नहीं सजा सकते हैं? सुनो, अब यही नया बात सुनो। अकॉर्डिंग टू हुंड्स, हम अकॉर्डिंग टू हुंड और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आप ऐसे भी सजा सकते हैं और आप ऐसे भी सजा सकते हैं। हुंड ने कहा कि ऐसे सजाना है कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान मैक्सिमम हो। हमको इसमें भी 5 आया और इसमें भी 5 आया, तो हम इसको गलत क्यों कहें और ये सही क्यों है? तो बाद में यही कन्फ्यूजन तब भी हुआ था, उस समय भी यही कन्फ्यूजन हुआ कि हुंड ने कहा कि भाई आप ऐसे सजाए तो भी हमको इतने मिला, ऐसे सजाए तो भी इतने मिला, तो हम कैसे सजाएं? हम इसको सही करें या इसको सही करें? तो इसी बात को सही करने के लिए फिर एक नियम आया जिसको हम लोग कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या ये बात समझे? लेकिन हुंड के मुताबिक ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये भी सही है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, फिर उस नियम को पढ़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे, तब जाके आप कक्षक में विन्यास लिखिएगा, कोई गलती नहीं होगा, सब सही होगा। उतारिए इसको आप। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो क्लास पहला दिन कर रहे हैं, जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, आप ज़रूर पीछे वाले लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये बेसिक का लास्ट क्लास है और किसी भी टॉपिक का लास्ट क्लास पिछले सभी क्लास पर निर्भर करता है। आप पीछे नहीं पढ़े तो आगे कहाँ से समझ में आएगा? अगला हेडिंग डालिए। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये न केवल एक लाइन का एगो बात बोले, बस एक के लाइन का ये बात ही बोले, और इन्होंने क्या कहा इसको लिखिए आप। लिखिए,
किसी एक ही परमाणु के, लिखिए ये इन्होंने जो नियम दिया उस बात को लिखिए अब आप, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम संख्या, सभी चारों, चार को क्वांटम संख्या बताया गया है ना, सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है, सभी चार क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है। चारों नहीं समझे तो चार समझिए। सभी चार क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है। सभी चार क्वांटम संख्या, जो क्लास छोड़े हैं उनको ये वर्ड नहीं पता होगा। सभी चार क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है। अब देखिए इधर सब लोग बताओ तो, हीलियम का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये पहला कक्षा का एस उपकक्षा है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो हीलियम का एक परमाणु है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे सो देखो, सल्फर सॉरी एस सब ऑर्बिट में केवल एक ही ना डब्बा बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? तो हुंड के नियम के मुताबिक हम ऐसे रख दें इसको, हुंड के मुताबिक हुंड के मुताबिक ऐसे ही रखेंगे। लेकिन पौली के अनुसार अब चलो तो तुमको देखो इसमें क्या गड़बड़ी है ये पता चल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पहला है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा है। एक्चुअल में 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में है। इसका मतलब दोनों के लिए प्रधान क्वांटम संख्या का मान एक, यानी n का मान यहाँ भी एक और n का मान। अब बोलो तुमको ये बात समझ में आया या नहीं? ये जो लिखे ये समझ में आया या नहीं? 1s2 का मतलब हुआ कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में है, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रधान क्वांटम संख्या यानी n का मान एक होगा। क्लियर है? दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में है और s उपकक्षा के लिए l का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, दूसरे क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, बताया गया था। तो यहाँ पर l का मान कितना होगा? और l जब 0 होता है तो m भी ना 0 होता है, तो हम m भी, ये तीसरा क्वांटम संख्या है। और सुनो बाबू, स्पिन क्वांटम संख्या, इसके लिए यदि हम प्लस हाफ लें और ऐसा यदि है तो इसके लिए भी तो प्लस हाफ ही लेना पड़ेगा ना। अब आप देखिए हुंड के मुताबिक यदि हम चलेंगे तो चारों का चारों क्वांटम संख्या समान आ गया। एक ही परमाणु हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर आ गया। और यही बात पौली ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन बदले और कैसे बदले। पहला कक्षा में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो n का मान तो कतई चेंज नहीं होगा। दोनों का दोनों s में है तो l का मान कतई चेंज नहीं होगा। और l का मान जब चेंज नहीं होगा तो m का मान तो पूरा का पूरा निर्भर करता है l पर, वो तो बदलने से रहा। तो बदलेगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। एक यदि प्लस हाफ है तो दूसरा क्या होगा? माइनस हाफ। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन अप नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन डाउन रहेगा। और यही बात हम पहले आपको बताए थे, बोले थे ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है लेकिन अपोजिट स्पिन में। ये पॉली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल से ही पता चला है। आई बात समझ में? अब जब हम ये बात सीखे तो हमको इससे क्या सबक मिला, हमको इससे आगे क्या समझ में आ गया? आगे हमको ये समझ में आया कि किसी भी ऑर्बिटल में तुम दो इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में दिखा नहीं सकते हो। एक को यदि ऊपर दिखाया तो दूसरे को नीचे, और एक को यदि नीचे तो दूसरे को ऊपर। समझे? ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब ये पौली के अपवर्जन सिद्धांत का निष्कर्ष है कि किसी एक कक्षक में, चाहे वो D का हो, P का हो, S का हो, F का हो, एक कक्षक में मतलब एक डब्बा में, जैसे D में कुल 5 गो डब्बा होता है ना,
तो पांचों में से किसी एक डब्बा में भी यदि तुम दो इलेक्ट्रॉन को सजा रहे हो तो दोनों का दोनों सेम दिशा में नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का दोनों यदि सेम दिशा में रहेगा तो उसके चारों क्वांटम संख्या का मान समान हो जाएगा। लेकिन पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार ऐसा आपको नहीं करना है। क्या क्लियर हुआ ये बात? तो किसी भी डब्बा में यदि इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे तो एक को ऊपर तो दूसरे को नीचे सजाएंगे। समझ गए? अब आप इसको लिखिए। वो नीचे आया तो ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा। और देखो अब चारों क्वांटम संख्या अलग अलग हो गया ना, 3 सेम है, कम से कम एक अलग है ना जी, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रूल को फॉलो कर लिया। अब आप ही बताइए कि उस नियम के अनुसार वो गलत था कि नहीं। रुको तो थोड़ा सा और रुको, नहीं उतारो मत, देखो यहाँ। अरे जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। अभी देखो तुम फिर फेरा में पड़ोगे। सब बात समझ नहीं गया? देखो तुमको हम फंसा लेते हैं। जो पढ़े हो रेगुलर, जो नहीं रेगुलर हो कल से रेगुलर होना। और वीडियो लेक्चर पीछे देखिए। 4 इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे ऐसे सजाए, एकदम सही है। और 4 इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐसे सजा दिए तो गलत हो गया, तो सही क्या है? क्या होगा? यदि हम ऐसे सजाना चाहें तो एक ऊपर और एक नीचे दे दें। अब सही है या गलत? अब ये हुंड के नियम के अनुसार गलत है। अब ये हुंड के नियम के अनुसार गलत है, क्योंकि ऐसा करने पर 0 0 आ जाएगा। तो हर हाल में 4 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे ही सजाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। समझे? तो इसका ये मतलब हुआ। अब इसी को हम तुमको एक ट्रिक पर बता देंगे। अब देखो, अब जो लोग समझा नहीं समझा सब समझ जाएगा और सबसे बनेगा। पहले इसको उतार लो। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, जो लोग क्लास छोड़े हैं उनको समझ में नहीं आएगा। समझना चाहते हैं तो पीछे 24 लेक्चर जो हुआ है उस 24 लेक्चर को एक एक करके देखिए। जुड़ना नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे कि तरीका क्या है उसका। नहीं तो मोबाइल नंबर है, उस पर आप फ़ोन कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब तो पता ही होगा। क्या जी? फिर भी दिक्कत है तो कॉल कीजिए। हम यहीं पढ़ने मिलते हैं रे, यहीं पढ़ने मिलते हैं। तो यहाँ पढ़ाता कौन है? लिखो, इस सिद्धांत का निष्कर्ष लिखिए। इस सिद्धांत का निष्कर्ष, इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकला? सुनो, निष्कर्ष ये निकला कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और दोनों का जो चक्रीय गति होगा वह एक दूसरे का उल्टा होगा, विपरीत होगा। समझ में आ गया बात? अच्छा एक बात बताओ, किसी एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या दिक्कत हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका और इसका बराबर हो जाएगा, इसीलिए 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। दोनों को एक दिशा में रख दें तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, फिर चारों क्वांटम संख्या समान हो जाएगा। यानी हर हाल में एक ऊपर और एक नीचे देना पड़ेगा। यही बात, यही इसका निष्कर्ष है। लिखेंगे किसी एक ही कक्षक में, निष्कर्ष में लिखिएगा, निष्कर्ष के बाद हाइफन देके नीचे से लिखना शुरू कीजिए। किसी एक ही कक्षक में, किसी एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। किसी एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जहां उसकी चक्रीय गति, जहां उसकी चक्रण गति विपरीत होगी, जहां उसकी चक्रण गति विपरीत होगी, जहां उसकी चक्रण गति विपरीत होगी। हो गया, लिख लिए? सारा नियम खत्म।
अब सब नियम को ताक पर तुम रख दो, हटाओ, सब बात भूल जाओ। हम तुमको कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो एक सिंपल ट्रिक से समझा देते हैं। बस एक बात ध्यान रखो, S जब भी रहेगा तो एक डब्बा बनेगा, P जब भी रहेगा तो 3 डब्बा, D जब भी रहेगा तो 5 डब्बा और F जब भी रहेगा तो 7 डब्बा। ये डब्बा ही ऑर्बिटल कहलाता है और इसी में हमको इलेक्ट्रॉन को सजाना है। अब देखो ट्रिक भी देखो और साथ साथ लिखो भी। अब डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर हम पहुंच रहे हैं। पांच को बता देंगे, तुम 118 लिख लोगे अपने से, खुद से। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखें 1s1। बताओ S है, ये हो गया सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन। अब इसी का ऑर्बिटल वाइज बनाना है तो इसके ठीक नीचे तुमको डब्बा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्बिटल को डब्बा से ही ना दिखाता है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं? हो गया, भारी लग गया? अरे भाई ये एक एटॉमिक नंबर वाला था इसलिए हल्का लगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में बढ़ते जाओगे ये भारी होता जाएगा। हम तुमको ट्रिक पर तुरंत इसको सॉल्व करवा देंगे, उतारते जाओ साथ साथ, फटाफट उतारो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कन्फिग्रेशन 1s2 होता है ना, फिर डब्बा तो एक ही बनेगा। बताओ कैसे कैसे बने? एक ऊपर एक नीचे। अब समझ लिया है बात को? तो बताओ यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक रहा और यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे पेयर्ड हो गया ना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है परमाणु में। एगो इलेक्ट्रॉन है और यूई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पूरा लिख दें क्या? ये जो है ना अयुग्मित, अयुग्मित का मतलब होता है अकेला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को यूई कहते हैं। ये सब टर्म अब बार बार यूज में आएगा, आप ज़रूर इसको लिख लीजिए ताकि आप आगे उलझे नहीं। सब नियम भूल जाओ और डायरेक्ट ट्रिक पर देखो। देखो कितना आसान है। नियम भूला सब रे? हाँ बहुत अच्छा, नियम भूलना है। अब मिटाएं। अब किसका नंबर आता है? लिथियम का। कन्फिग्रेशन बताओ। 1s2 2s1। S है तो एक डब्बा, यहाँ भी S है तो एक डब्बा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर एक ऊपर। बताओ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा? हो गया, कन्फिग्रेशन लिखा गया। कुछ भारी है, उतारते जाओ। बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। बताओ कैसे लिखें? डब्बा कितना बनेगा? और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। इसको फुल एरो से या हाफ एरो से, दोनों तरह से दिखाया जाता है, जैसे मन हो इसे दिखा दो। लेकिन एक बार हाफ एरो से दिखाया हो तो दूसरी बार भी तुमको हाफ एरो से दिखाना है, और यदि एक बार फुल एरो से दिखाया हो तो दूसरी बार भी फुल एरो से दिखाना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको ट्रिक सीखना है यहाँ से। इस चारों में तो कुछ था ही नहीं। बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 1s2 2s2 2p1। बोलो यही ना कन्फिग्रेशन लिखा था? अच्छा तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जब तक तुमको सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तब तक तुम ऑर्बिटल वाइज नहीं सीख सकते हो? सुनो, इसी का और करके यदि हम लिखें तो इसी को लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p1। बोलो हाँ या ना? अब देखो इसका यदि बनाओगे डिटेल में तो S का 2 ऐसे भराएगा, फिर S में एक डब्बा बनेगा, 2 ऐसे भराएगा। लेकिन 3 में कितना डब्बा बनेगा? P में कितना बनता है? 3। तो P में 3 डब्बा बनाइए। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन मात्र कितना है? एक ही मात्र इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन को ना सजा सकते हैं। तो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सजा दीजिए। अच्छा इसी को यदि यहाँ पर बनाना हो तो हीलियम पर तब कोई बातें नहीं होगा। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और P में कितना? और यहाँ हम चाहें तो लिख देंगे हीलियम। समझ में आ रहा है?
तो अंदर वाले का तो कोई काम होता नहीं है, तो अंदर में कितना तुम फोटो बनाते रहोगे। तो तुम लोग ऐसा वाला कन्फिग्रेशन ही लिखो और अंतिम में बस इसको दिखा दो। काहे कि अंदर वाला सब पेयर्ड होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, आगे उसका कोई काम नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 6। कन्फिग्रेशन बताओ। हीलियम 2s2 2p2। हम बोले ना कि ऐसे लिखो, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा भरने का कोई काम नहीं है। एस में कितना डब्बा बनेगा? अरे दुएगो को पता है, बोलता क्यों नहीं है जी? यहाँ पर एस में कितना डब्बा बनेगा? एस जब भी है तो एक ही डब्बा बनेगा। इलेक्ट्रॉन कितना? पी में कितना? बताओ कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भरे? एक के में भर दें। देखो अब इसमें क्या करना है, ये ट्रिक क्या कहता है सो सुनो। P1 है तो एगो भरा, P2 है तो 2 गो भरेगा, P3 रहेगा तो 3 गो भरेगा। तुमको क्या करना है, एक एक करके पहले बाएं से दाएं जाना है, एक ही दिशा में, और फिर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो पीछे से भरना स्टार्ट कीजिए और उसकी दिशा क्या कर दीजिए, विपरीत। दोनों नियम का पालन हो जाएगा। समझे हम क्या बोले? सो P2 है तो ये हुआ, P3 रहता तो ये हो जाएगा, P4 रहेगा तो 1 2 3 इधर से विपरीत कर दीजिए, P5 रहेगा तो ऐसे, और P6 रहेगा तो ऐसे। यानी P1 है तो पहले एक, देखो इधर P1 है तो पहले एक, यदि P2 रहेगा तो एक इसमें और एक इसमें, P3 रहेगा तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें, P4 रहेगा तो पहले एक एक करके सबको भर लेंगे और बाद में क्या करना शुरू करेंगे, पीछे से पेयर्ड करना शुरू करेंगे विपरीत दिशा में। P5 रहेगा तो ऐसे, P6 रहेगा तो ऐसे। और ये बात सिर्फ P के लिए वैलिड नहीं है, ये बात D के लिए भी वैलिड है, ये बात F के लिए भी वैलिड है। जैसे D रहता, D1 है तो एक, D2 रहेगा तो एक यहाँ, D3 रहेगा तो ऐसे, D4 रहेगा तो ऐसे, D5 रहेगा तो ऐसे, और D6 रहेगा तो पीछे से पेयर्ड करना है। 7 8 9 10 हो गया ना सारा का सारा पेयर्ड। D का कैपेसिटी 10 ही ना होता है। अब आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड पर कंसेप्ट आ रहा है। देखो D10 हुआ तो सारा का सारा पेयर्ड हो गया, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में? तो फिर हम आगे इसको जोड़ेंगे। उतारिए, ये तो गलत हो गया ना जी। बोलो समझ में आया? बताओ तो। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना? 2। ये तो पेयर्ड है, दो नहीं, ये तो पेयर्ड है। अनपेयर्ड तो एक और ये 2 ही ना अनपेयर्ड है। ये हुआ। हम बस अब 2 गो और बताएंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। बाद बाकी आपको सब बनाना है तो घर पर बनाइए, नहीं बनाना है छोड़िए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब हम इसमें काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इतना बताने के बाद यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम आपको टोटल बता भी दें तो आप काम कर पाइएगा। तो आपका कल होमवर्क है 1 से लेकर 36 तक सब का ये बात लिख के तुम लाओगे। क्या कर सकते हो? उसके लिए सब ऑर्बिट वाइज एकदम टनाटन होना चाहिए। 9 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कन्फिग्रेशन बताओ। हीलियम 2s2। एस में डब्बा कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? पी में डब्बा कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? कैसे भरे? एक 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 ऊपर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कुछ है? अब एगो हम तनिक भारी वाला बता देते हैं। तुम्हारा काम होगा, होमवर्क होगा 1 से लेकर 30 तक कल घर से करके लाना है। क्या हुआ? 36 तक। 36 तक नहीं, 38 तक। यहाँ तक तुम कन्फिग्रेशन भी लिखे हो ना? पीठ फाड़ देंगे यदि को बना के नहीं लाया तो। छड़ी देखा है? 11th स्पेशल, 11th हिंदी मीडियम स्पेशल। ये क्यों स्पेशल है तुम्हारे लिए, ये कल बताएंगे। यदि लिख के नहीं लाया तो हमको 5 मिनट लगेगा चेक करने में, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल आवर्त सारणी चैप्टर स्टार्ट होगा और आज का लास्ट बेसिक का ये लास्ट बात बताया जा रहा है। खुश हो जाइए कि बेसिक समाप्त हो रहा है और अब आपका मेन चैप्टर सब स्टार्ट हो जाएगा। पहले आवर्त सारणी, फिर केमिकल बॉन्डिंग, जितना इंपॉर्टेंट टेबल चैप्टर ये पूरा हो गया। मिटा दो इसे।
एक एटॉमिक नंबर हम तुमको बता देते हैं 24 का, जिसका कन्फिग्रेशन याद है, एक्सेप्शनल होता था। इसी का कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यही होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आपको याद आया ये चीज़? अब देखो इसी का यदि हम और करके लिखें कन्फिग्रेशन, तो यही होगा ना, आर्गन 18 4s2 4s1 3d5। अब देखो शॉर्टकट में यदि लिखें तो s में एक डब्बा इलेक्ट्रॉन कितना, 1, और d में कितना डब्बा, 5। इलेक्ट्रॉन कितना, बोलो कैसे भरें? समझ में आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 6 न हुआ रे। एस में भी तो अनपेयर्ड है, ये भी तो अनपेयर्ड है, कुल मिला के कितना हुआ, 6। और सुनो, इसी को यदि हम डिटेल में बनाएं तो इतना डिटेल में पहले तो लिखना पड़ेगा। अब देखो अब कलाकारी कितना करना पड़ेगा। एस में 2, फिर एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 1, 1 1 1 1, कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ना, 6। और तुम देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पेयर्ड, इस सब एको गो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। यह सब अंदर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जो युग्मित हो चुका है, ये भदर शून्य बन के बैठा रहेगा, कुछ करने वाला कहीं भी नहीं है। जितना फंक्शन करेगा वो सब बाहरी करेगा। तो जो बाहरी करेगा उसका चर्चा बाहर में हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्गन के अंदर का चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई रोल अब आगे केमिस्ट्री में नहीं है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, लेकिन आप लिखना ऐसे, चूँकि ये शॉर्टकट में है और काम इसी से है, इतना से काम नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? पूरी बात समझ में आ गई? कल हमारा चैप्टर होगा आवर्त सारणी, 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नो। और अब सीरियस हो जाना केमिस्ट्री में, समझ गए आप? एक बेहद ही मज़ेदार टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आइए कल। और जो लोग नए हैं पुराने हैं सब आइए, किसी को दिक्कत नहीं होगा समझने में। जो नए हैं पीछे का लेक्चर देख के अपना मैनेज कर लीजिएगा, आगे कोई परेशानी नहीं होगा।